बहुत अच्छा आपका चैनल है जहां पर आप तरह तरह के कठिन और सरल सवाल पूछकर लोगों से अपनी बात निकालने की कोशिश करते हैं। आप बताएं, मैं तो आपके दरबार में हूं, आपके सवाल क्या है? देखिए, ये जो समय है, पहले दिन से राज्य सरकार केंद्र सरकार के विरुद्ध में काम कर रही है। सिर्फ यही नहीं, 2014 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तब भी हमें चुनावी रैली करने के लिए भी पुलिस से परमिशन नहीं मिलती थी। और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव 2016 का नजदीक आया तो पुलिसी अत्याचार बढ़ गया और 2017 ने तो हद ही कर दी कि खास करके पहाड़ में पुलिस तंत्र के माध्यम से सरकार का अत्याचार वहां की जनता पर बेधड़क बढ़ गया। भाषा को लेकर एक बयान शिक्षा मंत्री का और मुख्यमंत्री का, उसने आग लगाई कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हम अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ सकते। इतनी सी बात थी कि दूसरी लैंग्वेज जो है हिंदी और अंग्रेजी, जो लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, किसी को नौकरी अगर करनी है, कहीं बाहर जाके व्यापार करना है, तो ये 2 भाषाएं तो आनी ही चाहिए। किंतु अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी धरोहर, अपना इतिहास, अपने लोकगीत, इन सब को बचाने के लिए मातृभाषा का होना बहुत जरूरी होता है। और 1992 से उनको उनकी मातृभाषा का मिला हुआ है अधिकार। उसको छीनने की जब कोशिश हुई तो आंदोलन वहां से शुरू हुआ और वो जाकर एक विकराल रूप ले लिया। अगर उसी आंदोलन को अगर सरकार चाहती तो सलाह से टेबल पर डिस्कस करके कुछ सुलह कर सकती थी, पर मुख्यमंत्री का ऐसा कहना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस तरह का मिरिक में भाषण, जिसने एक बड़ी विगम परिस्थिति में डाल दिया पहाड़वासियों को। और आज भी कई हजार परिवार अपना घर बार छोड़कर बाहर हैं आतंक के कारण। और कईयों के, अभी कल कालिम्पोंग में फिर किसी की कुर्की जब्ती की है। उसके पहले भी विमल गुरुंग के समर्थकों को के जितने घर हैं, विमल गुरुंग का खुद का घर, सबकी, नीमा तमांग का घर, सबकी कुर्की जब्ती की गई है। ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है टिल द गिल्ट इज प्रूव्ड एवरीबडी इज इनोसेंट एंड ए इनोसेंट शुड गेट ए चांस टू प्लीड हिज केस। पर वो बात बंगाल में चरितार्थ नहीं होती। बंगाल में जिस टाइम आप किसी की नजर पे चढ़ गए हैं, उसी टाइम आप दोषी भी हो गए और आप सिर्फ दोषी नहीं हुए, आप बंदी भी हो गए। और अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में वहां राजनीतिक माहौल को भी गरमाने की कोशिश की जा रही है। ये दुर्भाग्यजनक होगा। सर, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें आपने नक्सलबारी के हाथीघिसा ग्राम को गोद भी लिया था, लेकिन अब तक कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये बताइए सर। बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक बार SAGY.in.gov.in में जाकर देखिएगा कि सारे भारत में जितने सांसद हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, सबने, हर राज्य के सांसदों ने कोई ना कोई आदर्श ग्राम को चुना है।
और मोदी जी की उसी भावना को सामने रखते हुए मैंने एक ऐसा गांव चुना था जो ग्राम पंचायत चारू मजुमदार, कॉमरेड चारू मजुमदार, कॉमरेड कानू सन्याल और कॉमरेड जंगल संथाल के नाम पर जानी जाती है। और मैं चाहता था कि वहां पर बहुत सारा विकास करूं। आपका आश्चर्य होगा, बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पर 42 सांसद हैं लोकसभा के और 16 सांसद हैं राज्यसभा के। ये टोटल सांसदों में सिर्फ 3 लोगों ने या 4 लोगों ने अपनी योजना लिखी थी। उसमें मैं और बाबुल सुप्रियो था और एक सुल्तान अहमद थे। तो सुल्तान अहमद को बुला के बड़ी डांट पड़ी थी, क्यों आपने लिखा। और एक ये जलपाईगुड़ी के साथ बर्मन थे, इनको भी डांट पड़ी। तो ये सब लोग विड्रॉ करके बैठ गए, क्योंकि राज्य सरकार ने हर एक राज्य में वहां का डीएम, वहां का कमिश्नर, वहां का एसडीओ, एडीएम सब उपस्थित रहकर गांव के आदर्श ग्राम बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। और हमारे यहां अधिकारियों को मना कर दिया गया, कोई नहीं आया। और ना ही जो सेकंड मीटिंग बुलाने के लिए मैंने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी, किसी ने उसका जवाब भी दिया हो। तो यहां पर जब राज्य सरकार कोई भी काम करने के लिए तैयार ना हो तो वहां क्या कर सकते। अभी मैंने 1 तारीख को हाथीघिसा ग्राम पंचायत को, वही नक्सलबाड़ी की, मैंने डिजिटल गांव घोषित किया। डिजिटल गांव की घोषणा के साथ साथ वहां कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 130 योजनाएं लागू की गई हैं और प्रधानमंत्री के 10 फ्लैगशिप प्रोग्राम लागू किए गए हैं। और वहां भी स्त्री स्वाभिमान, जो सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए, वो एसएचजी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओ बना सकते हैं और बेच सकते हैं। सस्ते दर में हमारी माताएं बहनें उसका प्रयोग कर सकती हैं, जो कि आज तक घरेलू कपड़ों का प्रयोग करती थी, क्योंकि हर महीने उनको जरूरत पड़ती है इसकी। और उसी तरह एलईडी बल्ब को बनाने का एक तकनीक, वो भी देने का। ब्लड प्रेशर देखने के लिए गांव में हॉस्पिटल हो चाहे नहीं हो, सीएससी में ब्लड प्रेशर, ब्लड की जांच, ब्लड शुगर की जांच, ये सारी जांच करने की भी व्यवस्था वहां पर है। और कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल लिटरेसी का भी प्रोग्राम है। बहुत सारी योजनाएं। सबसे बड़ा है क्या कि आपने देखा होगा कि यदा कदा पेंशनर जो है उनको हर साल एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं। और आपने कई केस पढ़े होंगे जहां पर कोर्ट में केस किया जा रहा है कि मैं जिंदा हूं, मैं कह रहा हूं, और कोर्ट या अधिकारी उसको ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। मोदी जी की इस योजना के माध्यम से, आधार के माध्यम से आपको जीवन प्रमाण पत्र बिना दफ्तर में गए मिल सकता है। ये सारी योजनाएं हमने लागू की। और 4 तारीख को मुख्यमंत्री के आदेश पर जितने बंगाल के सीएससी हैं उनको बंद करने का ऑर्डर दिया गया। तो जब इसको लेकर हल्ला हुआ तो कुछ जिला लोगों के अधिकारियों ने तो आदेश जारी कर दिया था और कुछ को कह दिया कि पुलिस के माध्यम से या लोकल लोगों के माध्यम से उसको डरा धमका के बंद करा दीजिए। तो ये दबाव हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान जो सीपीएम के आदमी हैं उन पर भी आ रहा है। तो सर, आपका कहना है कि हाथीघिसा ग्राम पंचायत के विकास कार्य में राज्य सरकार आड़े आ रही है? एकदम आ रही है। अब मैं बताता हूं ना, साधारण सी बात है। आज मैं 2 केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करने गया था। एक सीआरपीएफ के कैंप में यहाँ कोआखाली में, और दूसरा साउथ कॉलोनी एनजेपी में। मेरा प्रथम इच्छा थी कि मैं, क्योंकि इनके यहाँ पर आपके कालिम्पोंग में सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, और सुखना में है, लेबोंग में है, और जवाहर नवोदय विद्यालय मिरिक में है, छब्बीसिया में, और आर्मी पब्लिक स्कूल भी दार्जिलिंग में है। तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि गोरखा को
डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग लेने का बड़ा इच्छा रहता है तो एक सैनिक स्कूल यहाँ पर होना चाहिए। और उस टाइम विमल गुरुंग ने कहा भी कि भाई एक सैनिक स्कूल कराना है यहाँ पर, तो हमारे साथ ही गए थे वो, जब हम मंत्री से मिलने गए थे, रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्री जी ने लिखित भाव में लिखित दिया हमें कि हमने प्रिंसिपली एग्री किया है आपके प्रपोजल को, और हम लोगों ने ये विषय बंगाल सरकार को भेजा है, क्योंकि जमीन उन्होंने देनी है और जमीन के साथ साथ कुछ छोटा कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का होता है, किंतु छोटा कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का भी होता है। एंड इट इज स्टिल अवेटेड, ऐसा करके कहा। उसके बाद मैं रक्षा सचिव से मिलता रहा, बात करता रहा कि आप मीटिंग बुलाइए। बोले पहले चिट्ठी का जवाब तो दें तब हम मीटिंग बुलाएं। मेरे 2015 का सपना आज तक मैं पूरा नहीं कर सका, मैं उसको नहीं ला सका। पर ये दो केंद्रीय विद्यालय कैसे आ गए कि ये केंद्र सरकार के पास जमीन थी, रेलवे की जमीन थी, उन्होंने दे दी, तो उसका आज फाउंडेशन लेकर दिया मैंने। सीआरपीएफ की केंद्र सरकार के तत्वाधान में वहां पर जमीन थी कोआखाली में, उन्होंने दे दी, तो वहां पर भी हो गया। किंतु वहां नहीं कर सका, पर ऐसा मैं निराश होने के लिए नहीं कहता हूं, वो जरूर होगा। क्योंकि जो भी रहे, जैसा भी रहे, वो जब राज्य सरकार जमीन देगी और उसकी अनुशंसा के हिसाब से उसको मदद करेगी, उसको मानना पड़ेगा। राज्य सरकार का जब यह रवैया है तो सर एक स्वाभाविक सी बात ये आती है कि जनता फिर अदर्स पार्टी को यहां से क्यों जिताए। जब राज्य सरकार सब काम में आड़े आती है, राज्य सरकार के अंदर में ही सब चीज है, तो आपकी तरफ से क्या पहल होनी चाहिए, क्यों पहल नहीं करते हैं सर राज्य सरकार के अगेंस्ट? हमारी पूर्व पुरुषों ने संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों में ये अधिकार भी है कि जो सरकार विकास के काम के आड़े आती है उसको हर 5 साल पर जनता का दरबार में जाना पड़ता है, तो उसका फैसला हो जाएगा। और वो फैसले का एक सैंपल आपको लोकसभा के चुनाव में दिख जाएगा। जो वो आहें भर रही हैं कि मैं 42 की 42 सीटें जीतेंगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता लगेगा। सर आप समय ये बताइए कि काफी समय से पहाड़ के लोग, हमारे पास मैसेज भी आते हैं कि जब 104 दिनों का स्ट्राइक था उस समय काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा था हिल के लोगों को, और दैनिक जीवन यापन भी काफी असुविधा हुआ था। उस समय आप दिल्ली में थे, तो उस समय आपने पहल क्यों नहीं की इस हालात को कंट्रोल करने की? ऐसा है, ऐसा कहना ठीक नहीं हो। मैंने पहल नहीं की। उस टाइम गोरखालैंड मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी, वो पूरी कमेटी दिल्ली गई थी और मैं उनके साथ बैठा था और गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात कराई थी। उनके साथ चर्चा की है हमने। जब भी वहां से यहाँ से कोई नेतृत्व गया या कोई प्रतिनिधि मंडल गया है इनके तरफ से, उनसे मिला हूं, उनको स्वराष्ट्र मंत्री से मिलाया है और जहां जहां ले जाने की जरूरत है मैं लेके गया हूं। स्वराष्ट्र मंत्री खुद कहते थे कि भाई मैं कुछ भी करने के पहले राज्य सरकार को तो आना पड़ेगा टेबल पर। वो आने के लिए तैयार नहीं। उसमें चूंकि हमारे संविधान के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और यही कारण था। और 104 दिनों में मैं दिल्ली रहकर जो काम कर सकता था वो यहां आके नहीं कर सकता था। मैं कई बार लोगों को समझाता हूं कि आपको पहले लोग जब शीशा नहीं हुआ करता था तो लोग पानी में अपना अक्स देखते थे, ठहरे हुए पानी में, किंतु पानी अगर उबलता हो तो उसमें चेहरा दिखता नहीं है। तो अगर उस टाइम जो उबाल था, माहौल था, वहां तो कोई मेरे को पहचानने के लिए भी तैयार नहीं था। और उसमें आकर तो मैं अगर कहता भी कि भाई आप पत्थर नहीं चलाओ या आग मत लगाओ या नारे मत मारो या बंद मत करो, तो उससे नुकसान उनका भी होता, मेरा भी होता। यही कारण था कि मैं दिल्ली में बैठ के काम करता रहा। हम पूरी तरह से, मेरी हमदर्दी उनके साथ है और मैं चाहता हूं कि समस्या का समाधान हो। सर
दार्जिलिंग जिले के सांसद हैं और दार्जिलिंग जिले की हर प्रकार की समस्या से आप लगातार अवगत रहते हैं। फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा चाय बागानों की स्थिति की ओर। चाय बागान की स्थिति आज पूरे भारत में किसी से नहीं छिपी हुई है। लगातार चाय बागान बंद हो रहे हैं। मजदूरों की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है सर। तो इस पर जरा आप सांसद होने के नाते पहल करते। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि पहल नहीं की थी, मैंने तो पहल की थी। मैं तो कॉमर्स मिनिस्टर को यहाँ लेकर आया, टी बोर्ड की मीटिंग यहाँ पर हमने की। हम वहाँ जो बंद चाय बागान थे वहाँ गए, हम विजिट किए। निर्मला सीतारमन उस वक्त वाणिज्य मंत्री थी, उनको लेकर आया था और लेके गया। समस्या मूल जो है चाय बागान की वो सैलरी की है, वेजेस की है। वेजेस जो है एज पर दी फेडरल स्कीम ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। वो स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से वो देती है, अपने तरफ से वो देती है, फैसले करती है। उनके कंसोलेशन होता है, वो जो डिसाइड करते हैं वही फैसला होता है। और हर बार मजदूरों की और इसके बीच, सरकार के बीच या लेबर कमिश्नर के बीच मीटिंग होती रही है, किंतु उन्होंने उनके पक्ष में फैसला नहीं किया। तो फैसला नहीं होने के कारण एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, कभी 2 रुपया कभी 1 रुपया। जबकि आप देखते हैं चाय बागान, दार्जिलिंग की चाय सबसे महंगी बिकती है दुनिया में, किंतु असम के चाय बागान के मजदूरों की तनख्वाह दार्जिलिंग के चाय के मजदूरों से ज्यादा है। यहाँ डुअर्स में दार्जिलिंग इलाके के लोगों के चाय के मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती है उतनी। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो उस टाइम उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि गोरखाओं का सपना हमारा सपना और उनका सपना साकार किया जाएगा। 11 जनजाति का जो पहचान की मांग थी उन लोगों की, आपकी सरकार की ओर से कहा गया कि उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अभी तक उसकी पहचान दी नहीं गई है। क्यों? नहीं, उनकी जो ये कमेटी बनी थी, आपको पता है उस कमेटी के नीचे लिखा हुआ था कि सारे राज्यों से रिकमेंडेशन मांगा गया था। तो राज्यों से जो रिकमेंडेशन आए हैं शायद उसमें कुछ मतभेद है, इसलिए कोई शायद ऐसा कुछ नहीं बन सका होगा। मेरे को नहीं पता पूरी बात का, क्योंकि मैं उस विभाग को देखता नहीं हूं। और हम चाहते थे कि उनका विधेयक आ जाए, पास हो जाए और उनको ये अधिकार मिल जाए। परंतु चूंकि असम वाला भी जो था विधेयक वो भी रुक गया, वो भी नहीं पास हुआ, और यहाँ वाला तो इंट्रोड्यूस नहीं हो सका क्योंकि रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी, और इसलिए काम रुक गया है। वहां पर भी जो 6 ट्राइब्स का था वो रुक गया। जो हमारा सिटीजनशिप बिल था वो भी रुक गया। विपक्ष अपनी एक अलग रणनीति बनाकर मोदी हटाओ का एक नारा देकर मोदी जी को कमजोर करने के लिए, जो विकास की गति है उसको कमजोर करने के लिए और देश को दुर्बल बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे हालात में चूंकि हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए लोकसभा से बिल पास होने के बावजूद भी राज्यसभा में अटक जाता है। काफी समय से आपके संसदीय क्षेत्र के लोगों की डिमांड रही है कि यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और आपको ये अवगत ही है कि दिन प्रतिदिन यहाँ लोग छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है, छात्र बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। पूरे बंगाल में मात्र एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो क्यों नहीं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ भी स्थापित हो? नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग जीटीए का एक सब्जेक्ट मैटर था, और जीटीए के सब्जेक्ट मैटर में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम और ममता बनर्जी का जो एग्रीमेंट हुआ था रोशन गिरी के साथ, उसमें ये लिखा हुआ है। और उसमें इनिशियली तो राज्य सरकार ने इंटरेस्ट लिया था, क्योंकि बिना राज्य सरकार की रिकमेंडेशन के आप केंद्रीय विश्वविद्यालय किसी राज्य में नहीं बना सकते, रिकमेंडेशन होनी जरूरी है। तो वो रिकमेंडेशन आज तक नहीं आई, आगे बढ़ नहीं सकी बात।
जबकि जीटीए ने एक अप्रेजल रिपोर्ट भी तैयार करके और एक डीपीआर बना के भी जमा किया था, किंतु राज्य सरकार के तरफ से जो आना चाहिए था 2012 में जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसका फर्दर कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। और वो भी जो लिखी थी वो सरसरी तौर पे कोई सर्वे करके नहीं बनाई गई थी रिकमेंडेशन। सर, आपका हाल ही में एक बयान आया था भूमिपुत्र को लेकर के, इसको लेकर के पूरे हिल में काफी तनाव का माहौल बना हुआ था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरे को बहुत दुख लगता है कि जब मेरी किसी बात को झूठ मूठ से खींचकर उसको मीडिया में तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। मैंने 28 तारीख का वो बयान है, और मैंने गोरखाओं के लिए, मैं जब यहाँ का सांसद नहीं था और जिस वक्त इनका चल रहा था, सुभाष घिसिंग जी का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम भी मैं मेरा जो हृदय से मैं गोरखाओं के इस को मदद करता था और मदद की भी थी उस वक्त। और उसके बाद जब भाषा का आंदोलन भी 92 में हुआ, तो आरबी राय जो आंदोलन कर रहे थे, राज्य उस टाइम सांसद थे यहाँ से, उनको भी मैंने मदद की कि भाई भाषा को किस तरह से आपने लेना है, एक लाइन का जो आप रिजोल्यूशन लेके घूम रहे हो, इससे नहीं भाषा मिलेगी, कैसे मिलेगी और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, वो किया था। वो आरबी राय से जब आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको। और उन्होंने सरेआम पिछले बार 2014 में खड़े होकर कहा था कि भाई आलूवाले जी ने हमें भाषा के आंदोलन में बहुत मदद की थी, जब मैं कि सांसद नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि कभी मैं दार्जिलिंग का सांसद बनूंगा। मैंने गोरखाओं के इन जनरल बात नहीं की थी, पर्टिकुलरली एक दो आदमी है जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख किया था। उल्लेख करने को उसको बात का कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने अंग्रेजी में माफी मांगी है 1 तारीख को, 2 तारीख को मैंने नेपाली में लिख के माफी मांगी। अब उसके बावजूद अगर ये कहें कि साहब हम नहीं, हम तो नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई व्यक्ति विशेष के बारे में बात है, मैंने नाम भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। अब किसकी टोपी किस पे बैठ रही है या किसकी दाढ़ी में कौन सा तिनका है, कुछ मेरे को नहीं मालूम, पर वो बात का बतंगड़ बन रही है, वो दुर्भाग्यजनक है। मैंने कभी भी गोरखाओं की आत्मा को या उनकी इज्जत को या उनकी ईमानदारी पर या उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने की ना कभी कोशिश की है, न करूंगा, और न कभी सोच सकता हूं कि करूंगा। मैं कह चुका हूं कि जिनको इससे ठेस पहुंची है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे माफी मांगता हूं। अब उसके बावजूद भी मेरे पुतले जलाते रहे तो इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है ना। वो मैं तो इतना ही जानता हूं कि जिस आदमी के पुतले जलते हैं उसकी उम्र बढ़ती है। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपके नाम की पोस्टरिंग हिल में हुई थी कि हमारे सांसद जो है वो टूरिस्ट सांसद है और लापता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। ऐसा है कि मेरे बारे में वो एनबी छेत्री जीएनएलएफ के जो है, उन्होंने एक लिखा भी था और एक शायद एफआईआर भी की थी हमारे नाम से। तो जब वो जीएमसीसी के डेलीगेशन में मिलने आए मेरे से, तो मैंने कहा भैया तुम तो गुमशुदा से मिलने आ गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उनके साथ सीपीआरएम के जो सदस्य आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया था कि आप क्या कहोगे, अब जो ये फोटो जाएगा तो उसका बाद क्या कहोगे। तो कहने लगा कि साहब क्या कहेंगे, कहेंगे गुमशुदा से मुलाकात हुई, अच्छी अच्छी प्यार की बात हुई। उन्होंने गा के सुना दिया मेरे को, अब मैं उसको क्या करता, हंस के टाल दिया। तो इस तरह के पोस्टर और ये सब तो लगते रहेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, रोज धमकी आती है कि साहब ऊपर आएंगे तो हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे। अब वो जानते हैं आपकी प्रोग्राम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करने दिया जा रहा है, और अगर करने नहीं देंगे तो वहां जाके क्या करना, झगड़े करना क्या, और 10 आदमी के ऊपर केस लगाने के। अभी जैसे कि मैंने एक वचन दिया था कि भाई जबकि बिमल गुरुंग हमारे साथ सुषमा स्वराज जी को मिलने गए थे और उनके साथी लोग गए थे उस टाइम पासपोर्ट को लेकर, तो पासपोर्ट का एक पीएस के दार्जिलिंग यहाँ पर हुआ, तो उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में भी होना चाहिए। एक तो सिलीगुड़ी में हुआ, फरवरी 2017 में हमने उसका उद्घाटन किया। दूसरा अभी
आपको पता है कि 1-1.25 महीने पहले जो दार्जिलिंग पोस्ट ऑफिस है वो भी पीएसके का काम करेगा, वो भी उद्घाटन हुआ। उसके लिए भी जाना चाहिए था मेरे को, पर मैंने कहा चलो कोई अब नया बतंगड़ ना खड़ा करे, उसको भी चालू करो। मैं तो लोगों के लिए ऐसे क्या है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं। अगर आप संविधान को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एक सांसद या विधायक जो होता है वो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। मैं अपने आप को पब्लिक सर्वेंट ही समझता हूं। मैं एक्सेसिबल हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं बातचीत करता हूं, किंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरे से पहाड़ से कई डेलीगेशन आए मिलने के लिए, जब तक घर नहीं पहुंचते हैं पुलिस पहुंच जाती है उनके घर, और उनके फोन आते हैं कि साहब मैं घर पहुंची नहीं हूं अभी और मेरे घर पुलिस पहुंच गई है। तो ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट को या पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसके कारण आज बिमल गुरुंग और उनके साथी, रोशन गिरी और उनके साथी, करीब 4000 परिवार दार्जिलिंग पहाड़ से कहीं और है। ये कब तक चलेगा? इसका निराकरण तो होना चाहिए, कोई रास्ता निकलना चाहिए इसका। राजनीति में ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कई बार आह्वान किया कि ममता बनर्जी को आगे आकर शांति बहाल करनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो भी ये बात को माने। ठीक है, जो दूसरी चीजें नहीं पसंद है मत पसंद करें, इस पे मानने में क्या दिक्कत है कि सबको मिलकर चले, विकास करें दार्जिलिंग का। किंतु इस तरह से तो विकास नहीं होगा। अभी एक साधारण छोटी सी बात कहता हूं कि आपको पता है कि पिछले बजट में 2018 के बजट में 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम लोगों को लिखा गया, और 5 लाख का मेडिक्लेम 10 करोड़ परिवार को ये मेडिक्लेम देना था, अर्थात 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होते। बंगाल में करीब 1.3 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलेगा, अर्थात करीब 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, 5.25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इन्होंने जनवरी के महीने में कह दिया, चिट्ठी लिख के भेज दी कि साहब हम नहीं चाहते कि ये आयुष्मान भारत हमारे यहां पर लागू किया जाए। यहां पर जो हेल्थ स्कीम है वो है 1.5 लाख रुपए की, स्वास्थ्य साथी। मोदी जी दे रहे हैं 5 लाख की, और वो जो स्वास्थ्य साथी की स्कीम है वो सिर्फ 50 लाख परिवारों के लिए है। हम दे रहे हैं 5 लाख की 1.3 करोड़ परिवार को। यहां 5.25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, और वहां करीब 2 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो दोनों में फर्क है ना, है? दोनों में फर्क है, और आप अपने ही राज्य के लोगों को वंचित कर रहे हैं इस अधिकार से। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अभी वो जो मजदूरों को मान देना था वो भी कह दिया नहीं होगा। अभी बता दिया सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर सब बंद कर डालो पूरे राज्य में। ममता बनर्जी का कहना है कि आयुष्मान भारत जो योजना है केंद्र सरकार का, उसमें फंडिंग जो है वो राज्य सरकार करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाल ही में ममता जी ने ऐसा ही कहा था। बताता हूं, देखिए कहा है तो उनको 11 फरवरी 2019 की एक चिट्ठी गई है। उन्होंने 10 जनवरी को उनके अधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी कि हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। उनको 11 फरवरी को भारत सरकार ने चिट्ठी दी है कि हमने आपको 193 करोड़ रुपया एडवांस में दिया हुआ है, वो वापस कर दीजिए। उसके बाद चुप्पी साधे हुए। वो कंट्रीब्यूशन क्या है? 60-40 है। 40% राज्य सरकार का है, 60% केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ने अपना 60% भेज दिया, वो 40% लगाने के लिए तैयार नहीं है, और 60% के लिए पैसा लेकर घर बैठ गई और कहती है मैं इस योजना में हिस्सा नहीं लूंगी। ये कैसी बात है जी? इस बार के आने वाले लोकसभा चुनाव में हिल्स को लेकर भाजपा का चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, अभी तो मैनिफेस्टो हमारा जारी नहीं हुआ है। जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा। आज चुनाव की घोषणा हो रही है, और उसके बाद में राजनीति में होता है कि कौन कैंडिडेट होगा और कहां से
क्या मैनिफेस्टो में आएगा, कौन लोग और जुड़ेंगे पार्टी के साथ में, कौन छोटे दल आएंगे साथ में, ये सारी चीजों की घोषणा होती है एक बार चुनाव घोषणा हो जाने के बाद। दार्जिलिंग का जो माहौल है, उनसे क्या लगता है कि इस बार दोबारा भाजपा यहां से जीतेगी? देखिए 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें 2 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, एक दार्जिलिंग है और दूसरा आसनसोल है। मैं आपको इतना बता सकता हूं, इसमें मोर देन 50% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इंक्लूडिंग दार्जिलिंग।